हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की ज़ुबान। हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th का। बुक का नाम है चैप्टर 1 हम लेके आए। इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और यह हमारे लिए हेल्पफुल होगा DPPLSB, KVS, NVS, EMR, BPSC, TRE4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक बार जरूर देखिएगा। पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, क्या इसमें हमें पढ़ना है ये। तो इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे पहला पॉइंट क्या, लोकतंत्र की परिभाषा, एक सरल परिभाषा के माध्यम से शुरू करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट में लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करेंगे। तीसरा है परिभाषाएं की सीमाएं और सावधानी से करेंगे। और फिर निष्कर्ष लिखेंगे हम, लोकतंत्र क्या है अगर पूछेगा तो ये सारी चीज़ें उसमें हम इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। फिर लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या कह रही है, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा है जो सब लोग इंगित करते हैं उस परिभाषा के बारे में। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो लोगों के द्वारा। यानी कहा जाता है कि लोगों का शासन। यह परिभाषा हमें कहाँ से मिलती है, तो यह हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बीच अंतर करने में मदद करती है। यानी कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन की जो परिभाषा है यह किसके आधार पर इंगित करती है, तो यह हमें बस बताती है कि जो शासन किया जा रहा है वह लोकतांत्रिक शासन है या गैर लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, यानी कि गैर लोकतांत्रिक किसको माना जाएगा, जिसमें चुनाव नहीं हो रहा है, जिसमें राजा का शासन हो रहा है। और लोकतंत्र शासन क्या होगा, जिसमें जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन कर रही है। ठीक है, तो इस आधार पर इस परिभाषा को हम इंगित कर सकते हैं। परिभाषा की सीमाएं क्या होती है, तो परिभाषाओं को सावधानी बरती जाती है। इनका परिभाषा देने के मामले में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए कि केवल चुनाव ही लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। ये ध्यान देना है कि अगर कोई गवर्नमेंट चुनाव करा रही है तो केवल चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र की गारंटी सिक्योर नहीं हो जाती है। ठीक है, आज की दुनिया में हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें दो तरह की सरकारों के बीच फर्क करना होगा। पहला, असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र। असली लोकतंत्र क्या है, जिसमें सारी सुविधाएं लोकतंत्र के हिसाब से चल रही हैं, उसको मान। और जो केवल दिखावटी के लिए, केवल दिखाने के लिए अपने आप को कहती है कि नहीं हम लोकतंत्र हैं, तो उस सरकार के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा। केवल लोकतंत्र की परिभाषा से हम ये नहीं कह सकते कि जो लोगों के द्वारा शासन हो रहा है वो लोकतंत्र है और जो लोगों के द्वारा शासन नहीं हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। तो इस आधार पर हम उसको नहीं कह सकते हैं। जब भी लोकतंत्र को हम समझेंगे तो उसका हम बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे उस चीज़ को। कहने का तात्पर्य ये है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारों के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो लोकतांत्रिक सरकार है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है। शासकों का चुनाव कैसे होता है, तो लोकतांत्रिक सरकार में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। जबकि यहाँ सैन्य शासन और राजशाही चलती है, उसको हम गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। भागीदारी किसकी होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार में जो भागीदारी होती है, निर्णय में लोगों की भागीदारी होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में जो भागीदारी होती है तो शासक के फैसलों में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लोकतांत्रिक सरकार में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब का नाम आता है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार में जैसे म्यांमार का सैनिक शासन, चिली में पिनेसो का तानाशाह शासन और सऊदी अरब के साथ शासन है। तो ये उदाहरण के तौर पर इनको हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी बात किया हमने ना म्यांमार, सऊदी अरब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शासन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जैसे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में यहाँ सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिनके पास सेना का नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए थे। ठीक है, तो ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ के शासक लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिला हुआ है। तो इस कारण सऊदी अरब भी गैर लोकतांत्रिक सरकार है। तानाशाही शासन की बात करें तो पिनोसे, जो चिली का शासक, पिनोसे जो किसका शासक था, चिली का, यहाँ पे तानाशाही देखने को मिलती है। यहाँ भी शासकों का चुनाव जनता नहीं करती, यानी कि म्यांमार में, सऊदी अरब में और तानाशाही में जनता चुनाव नहीं करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। लोकतंत्र के बारे में प्रसिद्ध व्यक्तियों का कथन। लोकतंत्र के बारे में प्रसिद्ध व्यक्तियों ने क्या क्या कथन कहा है, तो पहली बात ध्यान देना है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। यह बात किसने कही थी, तो यह बात जेम्स रसेल लोवेल ने कही थी। किसने कही थी, जेम्स रसेल लोवेल ने कही थी। जेम्स रसेल लोवेल ने क्या कहा था कि लोकतंत्र जो है वो हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। अगर इसको ट्रिक से समझें तो क्या होगा, जेम्स रसेल। ठीक है, रसेल मतलब रस्से में क्या हो गया, लोवेल, जम गया। जेम्स रसेल क्या हो गया, जम गया। जम कहाँ गया, अपने ही जो रस छोड़ा था उसी में ये जम गया। लसेल मतलब लाशा जो होता है ना, अब उसके माध्यम से क्या हो गया, जम गया। तो वहीं कह रहा है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने की, जब पेड़ कोई है अपना लाशा छोड़ता है तो अपने से ही चिपक जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या उसकी ये होती है। ट्रिक है याद करने को, वो समझेंगे अलग से। दूसरी बात, लोकतंत्र का मतलब है अपने तनाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने। फ्रेडरिक होएक फेवर, अपने फेवर में बात करना। फ्रेडरिक होएक क्या कह रहा है, अपने फेवर में बात करना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि अपने तनाशाहों का चुनाव करना और
और क्या करना, उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, फ्रेडरिक होयेक कह रहा है। तीसरी बात में है कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की जो न्यायप्रियता है क्या करती है, लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति रुझान इसे जरूरी बनाता है। किसने कहा है, रेनहोल्ड नीबुर ने कहा है। किसने कहा है, रेनहोल्ड नीबुर ने कहा। क्या कहा कि लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति रुझान इसे क्या बनाती है, जरूरी बनाता है। ठीक। चौथी बात की लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हमारे ऊपर शासन करे। तो यह बात किसने कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। क्या कहा था कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार हमारे ऊपर शासन करे। पांचवी बात क्या दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। इसको किसने कहा था, तो अल्फ्रेड ई स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था अल्फ्रेड ई स्मिथ ने, कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पे वही सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हर लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। तो इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र में हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। अगर सरकार खराब निकलती है तो हमने उसे खुद चुना, इसलिए हम अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो इसने किसने कहा था, जेम्स रसेल ने कहा था इसे। इसकी उपयोगिता क्या है कि यह हमें याद दिलाता है कि वोट देना एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। यह बात किसने कही थी, तो फ्रेडरिक होवेक ने कही थी। किसने कही थी, फ्रेडरिक होवेक, अपने फेवर में बात कही थी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि राजनेताओं के लोक लुभावन वादों पर प्रहार करता है। इसके कहने का मतलब है कि अक्सर नेता चुनाव के समय वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है, लेकिन जीतने के बाद वे अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो यह बात किसने कहा था, तो फ्रेडरिक होवेक ने कहा था। इसके बाद की उपयोगिता क्या है, तो यह नागरिकों को नेताओं के खोखले वादों के प्रति सतर्क रहने की सलाह देता है। तीसरा बात क्या है कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यह बात किसने कही थी, तो रेनहोल्ड नीबुर ने कहा था कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, और लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, रेनहोल्ड नीबुर अन्याय के प्रति रेनहोल्ड नीबुर अन्याय के प्रति का बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि इंसान न्याय पसंद करता है इसलिए लोकतंत्र जैसा सिस्टम चल पाता है, लेकिन चूंकि इंसान गलतियां भी करता है और दूसरों के साथ अन्याय कर सकता है, इसलिए लोकतंत्र जरूरी है ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ से में सारी शक्ति न रहे। यह बात कौन कह रहा है, तो रेनहोल्ड नीबुर कह रहा है। उस उपयोगिता की बात करें तो यह लोकतंत्र की सबसे संतुलित परिभाषा है और यह शक्ति के संतुलन के महत्व को बताती है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी ही सरकार हमारे ऊपर शासन करे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कह रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसी हम सरकार के इच्छुक हैं वैसी सरकार ही हमारे ऊपर शासन करे। कौन कह रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं। इनका मतलब है कि सरकार समाज का आईना होती है। अगर नागरिक जागरूक है और ईमानदार है तो सरकार अच्छी होगी, अगर नागरिक लापरवाह है तो सरकार भी वैसी ही होगी। उपयोगिता यह संदेश देता है कि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए नागरिकों को जागरूक होना अनिवार्य है। पाँचवां, लोकतंत्र की सारी बुराइयां को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो किसने कहा था, अल्फ्रेड ई स्मिथ ने कहा था। क्या कहा था कि लोकतंत्र की जो सारी बुराइयां हैं और अधिक लोकतंत्र से ही उसको दूर किया जा सकता है। स्मिथ क्या कह रहा है, अल्फ्रेड स्मिथ कह रहा है कि लोकतंत्र की जो सारी बुराइयां हैं उसको दूर किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकतंत्र और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार या कमियां हैं तो इसका समाधान लोकतंत्र को खत्म करना नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाना, जैसे पारदर्शिता बढ़ाना, जनता की भागीदारी बढ़ाना। इस बात की उपयोगिता किसमें है कि यह लोकतंत्र में सुधार की निरंतर संभावना को दर्शाता है। यह बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स। अगले पॉइंट्स में हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, यानी कि फैसला लेने वाला कौन होगा, तो जो निर्वाचित करके नेता गया है उसी के हाथ में फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतंत्र की विशेषता होती है। दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तीसरी विशेषता एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति है उसका एक वोट होना चाहिए और उसका एक ही वोट काउंट होना चाहिए। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां कानून का राज हो, चुनाव निष्पक्ष हो और जनता के अधिकारों की सुरक्षा हो। यह सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लोकतंत्र की विशेषता 4 है। कौन कौन सी है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल हो, कानून का शासन हो और अधिकारों का सम्मान हो। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे कि
प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। क्या कह रहा है कि प्रमुख फैसले जो होते हैं वो नेताओं के हाथ में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि शासक कौन है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। गैर चुने हुए अधिकारी, क्या बिना चुने हुए अधिकारी भी फैसले ले सकते हैं? एक आदर्श लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले केवल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही लिया जाना चाहिए, तभी उसको उस देश को लोकतांत्रिक देश माना जाएगा। अगर चुना हुआ व्यक्ति फैसला नहीं ले रहा है तो वह देश लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। लोकतांत्रिक चुनाव क्या है? केवल चुनाव होना काफ़ी नहीं है। चुनाव कैसा होना चाहिए? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव भी करवा रहे हो और घोटाला कर रहे हो तो वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव नहीं माना जाएगा। चुनाव में नागरिक के पास असली विकल्प होने चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों के पास हारने का समान अवसर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मोल, यानी कौन चुनाव कर सकता है? देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव में भाग लेने और खुद शासक चुने जाने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पार्टी को बस बोल दो कि आप बस चुनाव लड़ सकते हो, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। बराबरी की हैसियत भी होनी चाहिए। हर नागरिक को वोट का मूल्य होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, नीचे से नीचे तबका का लेकर बड़ा से बड़ा वर्ग का हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति का वोट एक होना चाहिए। उसके वोट का मूल्य कितना? एक होना चाहिए, और सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तब माना जाएगा कि वह देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। लक्ष्मण रेखा एक खींची जानी चाहिए। जब भी कोई भी गवर्नमेंट चुन के आती है, कोई भी सरकार बनता है, तो जो सरकार बनती है उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए और नागरिकों को जो अधिकारों का सम्मान मिला, उन अधिकारों का उनको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी जाके वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? पहला है, विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। यानी कि लोकतंत्र का पहली विशेषता क्या है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। इसमें उदाहरण से समझाया हुआ है पाकिस्तान से। तो इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट कब होता है? 1999 में। 2002 का जो जनमत संग्रह करवाया गया था मुशर्रफ द्वारा और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो लागू कराया गया था उसको पढ़ेंगे। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी वहाँ पे वो देखेंगे। और लोकतंत्र की पहली विशेषता समझेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो पहली विशेषता के बारे में हम यहाँ से डिटेल में समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि क्या वो उस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे। ठीक है, तो इसी में है पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट। पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट कब होता है? 1999 में होता है। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मतलब ये आर्मी का सबसे बड़ा प्रमुख था, जनरल परवेज मुशर्रफ। अक्टूबर कब? अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में क्या करता है? सैनिक तख्तापलट की अगुवाई करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि चुनी हुई सरकार, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकता है और खुद देश को मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को घोषित कर लेता है। ठीक है, और बाद में जो जनरल परवेज मुशर्रफ था वो खुद को राष्ट्रपति घोषित करता है। पहले वो खुद को देश का मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित करता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करता है। ध्यान देना है, पहले राष्ट्रपति नहीं घोषित करता, पहले वो मुख्य कार्यकारी घोषित करता है अपने आप को, फिर बाद में राष्ट्रपति घोषित करता है। 2002 का जनमत संग्रह और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। 2002 का जो जनमत संग्रह होता है और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर भी कहा जाता है, तो कार्यालय का विस्तार अपने कराने के लिए क्या करता है? राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 2002 में जनमत संग्रह करवाता है और अपने कार्यकाल के 5 साल बाद नहीं, अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा लेता है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे धोखाधड़ी करार दिया था। किसने? मानवाधिकार संगठन ने। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर की बात करें तो अगस्त 2002 में इस आदेश के जरिए परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत अगस्त 2002 में क्या करता है कि पाकिस्तान का जो संविधान था उसमें बदल डाला। उसमें बदल करके क्या नियम करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यह चीज़ उसमें नियम चेंज करके कर दिया। और दूसरा, मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिसके ज़्यादातर कौन रहते थे सदस्य? तो फौजी अधिकारी थे। तो ये सारे नियम उसने बदलवा दिए थे। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो चुनाव के बाद प्रतिनिधियों के कुछ अधिकार तो मिले, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। चूंकि अंतिम फैसला जनता द्वारा प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं था, इसलिए मुशर्रफ वाली पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। यानी कि जनता ने तो चुना है, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया है और लोगों को अधिकार दे नहीं रहा, ज़्यादा फैसला आर्मी ले रही है, तो इसलिए वहाँ की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला विशेषता क्या हो जाएगी कि जब भी कोई फैसला लेने का बात होगा तो वह चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके हाथ में फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, तब वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे हम कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होना चाहिए। यानी कि दूसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे चीन की चुनाव प्रणाली, मैक्सिको की चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की विशेषता के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी चुनाव हो वह स्वतंत्र हो और निष्पक्ष चुनाव हो, उसमें सबको हिस्सा लेने का अधिकार हो। ठीक है, और अपने फैसले चुनने का अधिकार हो, किसको चुनना है, हमें सरकार बनाना है।
इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे चीन की चुनाव प्रणाली। चीन की संसद का नाम क्या था? तो चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता था। चीन की संसद को क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय जन संसद। चीन के संसद के लिए कितने वर्ष का लिए चुनाव होता था? तो 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता था। संसद के पास क्या अधिकार थे? तो संसद के पास देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार था। यानी देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था? संसद के पास था। सदस्य कितने सदस्य थे चीन के संसद में? तो लगभग 3000 सदस्य आते थे संसद के रूप में, जिनमें से कुछ का चुनाव सेना करती थी। यानी चीन में जो संसद आते थे 3000, लगभग से कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करती थी? सेना करती थी। कमी क्या देखने को मिलती है? चुनाव तो यहाँ पे हो रहा, अभी हमने पढ़ा ना, चुनाव होना चाहिए, तो वो भी लोकतंत्र की विशेषता है। तो यहाँ के चुनाव में कमी क्या देखने को मिलती है? तो यहाँ पे कमी अलोकतांत्रिक रूप से देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि चीन में चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। यहाँ की जो सरकार बनती थी वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी, जिससे जनता के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता था। तो यह चीन में समस्या देखने को मिलती थी, इसलिए चीन की को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता। दूसरा, मैक्सिको की चुनाव प्रणाली के बारे में देखें तो मैक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में। कब आज़ादी मिली थी मैक्सिको आज़ादी मिली थी 1930 में। मैक्सिको में कभी सैन्य शासन या तानाशाही नहीं आई। ठीक है, मैक्सिको में कोई सैन्य तानाशाही शासन कभी नहीं आया था। ना तो सैन्य शासन वहाँ पे कभी आया था और ना ही तानाशाही शासन वहाँ पे आई थी। लेकिन वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मैक्सिको में जो चुनाव होता था 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता था। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता था। यहाँ पे कौन सी पार्टी थी? तो यहाँ पे एक ही पार्टी जो बहुत समय से जीते आ रही थी, उसका नाम था PRI। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम था? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम था। यह 2002 तक हर चुनाव में इस पार्टी की जीत होती थी। यानी 1930 से लेकर लगभग 70 सालों तक यह पार्टी एक ही पार्टी जीते आ रही थी। कौन सी पार्टी थी? PRI थी। धांधली के तरीके अपनाती थी। ये क्या करती थी? ना तो ये सैन्य शक्ति थी यहाँ पे, ना ही ये तानाशाही शासक थे। सब कुछ चुनाव कराती थी। ये दिखावा लोकतंत्र था यहाँ पे। ठीक है, दिखावा लोकतंत्र के उदाहरण में हम इन सबको डाल सकते हैं। तो ये क्या करती है? धांधली के तरीके। क्या करता था कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए पार्टियों की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों के माता पिता PRI को वोट देने के लिए दबाव डालते थे। मीडिया विपक्षी दलों की आलोचना करता था और उन्हें नज़रअंदाज करता था। अंतिम समय में मतदान केंद्र को बदल दिया जाता था ताकि लोग वोट न डाल सकें। तो ये सारे हथकंडे अपनाते हुए मैक्सिको की जो पार्टी थी PRI, वो 70 सालों से जीते जा रही थी, चुनाव करवा रही थी। ना तो वहाँ पे सैन्य शक्ति था, ना तो तानाशाही था। लोकतांत्रिक ढंग का दिखावा करते हुए सत्ता में बनी हुई थी। तो इस तरह से निष्कर्ष पे हम क्या पहुँचते हैं? तो दूसरी विशेषता के निष्कर्ष पे पहुँचते हैं हम कि इन उदाहरणों से पता चलता है कि चुनाव ऐसे होने चाहिए जहाँ शासक को बदलने का वास्तविक अवसर सभी को मिले। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? तो लोकतंत्र की विशेषता होती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोगों के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। ये सारी चीज़ें हथकंडे उनके पास होने चाहिए। मैक्सिको में हम देख रहे हैं, वहाँ पे नहीं मिल रहा है। चाइना में हम देख रहे हैं, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी का सत्ता आता है, कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, दूसरे को मौका ही नहीं मिलता चुनाव लड़ने को। यहाँ पे चुनाव लड़ने को मौका मिलता है, लेकिन ये पार्टी एक ही पार्टी जीत रही है धांधली करके। ठीक, मुख्य बिंदु क्या होता है? चीन चुनाव तो होते हैं पर विकल्प नहीं है। यहाँ पे विकल्प नहीं है, यहाँ पे एक दलीय ही शासन है। मैक्सिको, यहाँ पर तो विकल्प है लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं। यानी कि मैक्सिको में चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है और चीन में चुनाव के लिए विकल्प नहीं है। सत्ताधारी दल का अनुचित प्रभाव पड़ता है यहाँ पे देखने को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ नागरिकता के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए मतदान का अधिकार पाना बहुत मुश्किल है। फिजी में बात करें तो यहाँ की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तीसरी विशेषता ये कहलाती है कि लोकतंत्र में कैसा होना चाहिए कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। निष्कर्ष क्या इसमें लिखेंगे कि सच्ची लोकतंत्र वही है जहां बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ। नेक्स्ट विशेषता क्या है? कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी कि जो कानून बना है उसका राज होना चाहिए और नागरिक के जो अधिकार हैं उनका आदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किसके माध्यम से समझेंगे? जिम्बाब्वे के माध्यम से समझेंगे। जिम्बाब्वे का राजनीतिक इतिहास। मुगाबे के शासन की कार्यशैली जो लोकतांत्रिक लक्षण दिखते हैं। जिम्बाब्वे के उदाहरण से मिलने वाली सीख। एक लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक शर्तें क्या होती है? निष्कर्ष लोकतंत्र की चौथी विशेषता होती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो यह विशेषता होनी चाहिए, लेकिन यह विशेषता हमें जिम्बाब्वे में नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा 4 विशेषताएं। पहले, चुनी हुई
सरकार को फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। ये कहाँ पे हम देखते हैं? पाकिस्तान के उदाहरण में, यहाँ अधिकार नहीं ले पाते हैं। दूसरी विशेषता हमने क्या देखा था? दूसरी विशेषता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र चुनाव तो होता है चाइना में, वैकल्पिक नहीं है, वहाँ पे विकल्प ही नहीं है। यहाँ पे लोकतांत्रिक। निष्पक्ष की बात करें तो ये मैक्सिको में निष्पक्षता तो होती है, ठीक है, यानी विकल्प मौजूद है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। तीसरा, एक वोट एक मूल्य की बात करें तो सऊदी अरब का उदाहरण, एस्टोनिया का उदाहरण, फिजी का उदाहरण देखा हमने, ठीक है। एस्टोनिया में रूस के अल्पसंख्यक को पूरा बहुमूल्य नहीं मिलता, फिजी में भी नहीं मिलता। सऊदी अरब में हमने देखा यहाँ पे 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा। अब आखिरी में है कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे के उदाहरण से समझेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या था जिम्बाब्वे का उदाहरण? तो जिम्बाब्वे की राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। स्वतंत्रता कब मिली थी जिम्बाब्वे को? तो जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता 1980 में मिली थी, अल्पसंख्यक गोरों के शासन में। मुगाम्बे खुश हुआ, जानू पीएफ 1980, जानू पीएफ, मुगाम्बे खुश हुआ, जिम जा रहा है, जानू पीएफ 80 साल की उम्र में। तो ये 1980 में इसको स्वतंत्रता मिली। मैक्सिको को 1930 में स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। प्रमुख नेता कौन था? रॉबर्ट मुगाम्बे था। आज़ादी के बाद से ही देश में शासक बना रहा ये, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसका है कि मुगाम्बे की शासन की कार्यशैली कैसी थी? जो अलोकतांत्रिक लक्षण देखने को मिलता है। कैसे? मुगाम्बे लोकप्रिय था, यह लोकप्रिय नेता। तो कहा जाता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। क्या होता है? कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है, ठीक है। यानी चुनाव के समय जो आप सुनते हो भाषण और आप अपेक्षा भी करते हो कि वही चीज़ें आपको, तो अल्फ्रेड, किसने कहा था? अल्फ्रेड फेडरिक ने कहा था, फेडरिक फेवर ने कहा था, ठीक है। संविधान में बदलाव। मुगाम्बे सरकार ने बार बार संविधान बदलकर राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उनको जवाबदेही कम किया। विपक्ष का दमन। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी पैदा की जाती थी। विरोधों का प्रदर्शन पर रोक, यानी जो भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता था उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। मीडिया पर नियंत्रण। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, जहां केवल शासक दल के विचार को ही प्रसारित होते थे। अखबारों को उन पत्रकारों को परेशान किया जाता था जो सरकार की आलोचना करते थे। न्यायपालिका की अनदेखी। सरकार ने अदालत के उन फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ, और जजों पर भी दबाव डाला जाता था। अंततः 2017 में मुगाम्बे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, ठीक है। तो यह देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या समझेंगे? तो इस तरह से हमने देखा जिम्बाब्वे के उदाहरण से मिलने वाली सीख क्या है कि लोकप्रियता ही काफ़ी नहीं है। केवल चुनाव जीतना ही लोकप्रिय होना नहीं है, लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह और अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। चुनाव पूर्व और बाद की स्थिति। तो लोकतंत्र को परखने के लिए चुनावों के साथ साथ उसके पहले और बाद वाली स्थिति पर भी नज़र रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकताएं और शर्तें। क्या क्या होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार की? आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? पहला, नागरिकों के बुनियादी अधिकार होने चाहिए, यानी कि सरकार को नागरिकों के इन अधिकारों का आदर करना चाहिए, जैसे सोचने और राय बनाने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और विरोध करने की स्वतंत्रता, कानून की नज़र में सभी की समानता। इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। दूसरा, चुनाव के बाद शासन के तरीके। लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई गारंटियों का आदर करना होगा। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेने चाहिए। हर पदाधिकारी संविधान द्वारा दी गई शक्तियों और जिम्मेदारियों से बंधा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में। सरल परिभाषा इसमें हम समझेंगे, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग जनता करते हैं। हालांकि यह परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ मुख्य शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा ना कि शासकों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा है। तो यह सामान्य सी परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। केवल शासक का चुनाव हो जाएगा, हम उसको लोकतंत्र कैसे मान लेंगे? अभी आपने देखा पीछे, चुनाव होने के बाद भी जो सरकार है वो लोगों को परेशान कर रही है, नियम बदल दे रही है, गलत ढंग से चुनाव जीत रही है, तो लोकतंत्र कैसे मान सकते हैं उसको? तो ये बहुत छोटी सी परिभाषा है कि लोगों का शासन। लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या होती है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए, ठीक है, तब उसको हम लोकतंत्र कहेंगे। दूसरा, चुनाव जो होता है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा, समान अवसर मिलने चाहिए सभी व्यक्ति को, एक वोट और एक कीमत होनी चाहिए उसकी। संविधान का सम्मान और नागरिक का अधिकार होना चाहिए। निष्कर्ष, एक सच्चा लोकतंत्र वही है जहां जनता न केवल अपने शासक चुनती है, बल्कि वह सरकार, कानून और अधिकारों के प्रति जवाबदेह भी होती है। तो उसे हम क्या मानेंगे? लोकतंत्र मानेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र की एक बेहद परिभाषा, सरल परिभाषा के रूप में हम इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अब आगे। आगे आप देखेंगे लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए लोकतंत्र? तानाशाही क्यों नहीं चाहिए? राजा का शासन क्यों नहीं चाहिए हमें? सैन्य का जो शासन है वो क्यों नहीं चाहिए? केवल लोकतंत्र ही क्यों चाहिए? क्या जरूरत है लोकतंत्र? तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, पहले में पढ़ेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोकतंत्र के क्या खिलाफ तर्क दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं लोकतंत्र सही नहीं है, क्यों नहीं सही है लोकतंत्र, उसके माध्यम से हम इसमें पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के जो खिलाफ तर्क दिया गया ना, तो उसमें बताया जाएगा कि आप लोकतंत्र का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरे में पढ़ेंगे वास्तविक विश्लेषण, यानी लोकतंत्र का जो आप खिलाफ कर रहे हो तो उसका वास्तविक विश्लेषण क्या होगा,
क्यों आप खिलाफ कर रहे हो, क्या जरूरी है कि नहीं लोकतंत्र अच्छा है। और तीसरे में निष्कर्ष हम पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों, यानी लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहला कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। क्वेश्चन आ जाएगा कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क लिखिए, तो क्या लिखेंगे। देखिए, अक्सर लोकतंत्र की आलोचना में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। कौन से? पहला क्या है? अस्थिरता। ये ध्यान देना, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देना है, लोकतंत्र की बुराई बताना है, दोष बताना है। आप समझ में आ गया कि लोकतंत्र का हमें क्या लिखना है, दोष लिखना है। ठीक है, तो दोष में क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र क्या है? अस्थिर है। कैसे? लोकतंत्र में क्या होता है, नेता बदलते रहते हैं जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, नैतिकता का इसमें अभाव होता है। कैसे? यहाँ केवल राजनीतिक लड़ाई होती है, सत्ता का खेल होता है और जहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। तीसरा, फैसले में देरी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से चर्चा और बहस करनी पड़ती है जिससे कि हर फैसले में देरी हो जाती है। अगला है खराब फैसले। खराब फैसले कौन कौन से हैं? चुने हुए नेताओं को कई बार लोगों के हितों का सही पता नहीं होता और जिससे फैसले गलत हो सकते हैं। भ्रष्टाचार। चुनावी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। सामान्य लोगों की अक्षमता। सामान्य लोग अक्सर यह नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसलिए उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ आलोचकों का मानना है। तो यह क्या था कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया गया था कि लोकतंत्र सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र अस्थिर है, इसमें नैतिकता का अभाव है, इसमें फैसला लेने में देरी होती है, लोकतंत्र जो फैसला देता है खराब फैसला देता है, इसमें चुनाव जो होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है और सामान्य लोगों की अक्षमता होती है, इसलिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये मानना था लोकतंत्र के खिलाफ तर्क में। ठीक है, अब इसको बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वास्तविक स्थिति का विश्लेषण क्या करता है इसके बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में कुछ कड़वे सच और वास्तविकताएं क्या हैं। तो कड़वे सच ये है कि लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। पहली बात, कोई भी जादू का छड़ी नहीं, मैं भी जादू का छड़ी नहीं हूँ, आप भी जादू की छड़ी नहीं है। क्योंकि आप ही कुछ बात कहोगे कि नहीं आज से मैं पढ़ूंगा 4 घंटे, अगले दिन से आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, मोबाइल चलाने लगे। तो भाई जब आप ही एक जो आप डिसीजन ले रहे हो, खुद का डिसीजन ले रहे हो, तब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जब दूसरा व्यक्ति है उसमें भी तो कमी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ है धरती पे, कोई भी चीज़ एक जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमा दिए सब कुछ हो गया। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सभी समस्याओं जैसे गरीबी को खत्म कर दे। कोई भी सरकार हो, चाहे हमारे देश की हो चाहे दुनिया के अन्य हिस्सों की हो, कोई भी तुरंत ये फैसला अब कोई बदलाव नहीं कर सकता है। लोकतंत्र केवल इस बात की गारंटी देता है, किस बात की गारंटी देता है कि लोगों को अपने बारे में खुद फैसला लेना होगा, लोगों को अपने बारे में खुद फैसला लें। लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि उनके सभी फैसले हमेशा सही ही होंगे। लोकतंत्र क्या गारंटी देता है? लोकतंत्र केवल इस बात की गारंटी देता है कि जनता जो है अपने बारे में फैसला खुद ले, वो अपने हिसाब से सोचे। जैसे अभी कोविड का आ गया था, कोविड का आया है ना, तो उसने कहा है कि जब आप गेट के पास पहुंच गए टीका लगवाने, तो आप अपने मन से अपने सोच से आए हैं, ना कि गवर्नमेंट ने आपको फोर्स किया है। अगर आप टीका लगवाने आ गए तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो गारंटी दे रही है गवर्नमेंट कि आप अपने फैसले खुद लें। लेकिन गवर्नमेंट यह गारंटी नहीं देती है कि वह जो फैसले लेगा हमेशा ही उसके फैसले सही होंगे। क्यों? क्योंकि लोग गलतियां भी कर सकते हैं और इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। ठीक है, बार बार नेतृत्व परिवर्तन या सरकार बदलना, ये सच है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बार बार आप गवर्नमेंट बदल रहे हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो स्कीम को बदल दी, तो बार बार इसमें भी फैसले लेने पड़ते, तो यह उसकी वास्तविक स्थिति बतलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि निष्कर्ष में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों चाहिए हमें। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, लोकतंत्र का दोष पढ़ा, उसकी बुराई पढ़ी, लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति के बारे में पढ़ा, उसके बावजूद हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए, क्या ऐसी स्थिति, क्या चीज़ इसमें देखने को मिलती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में क्या ऐसी अच्छाई है कि जो हमें वही चाहिए। क्यों? जब हम सरकार के विभिन्न विकल्पों की तुलना करते हैं, चाहे वो चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो राजा वाली सरकार हो, चाहे वो सैन्य शासक हो, जब इन सरकारों की हम तुलना करते हैं तो मुख्य सवाल यही नहीं कि लोकतंत्र आदर्श है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उपलब्ध विकल्पों में से लोकतंत्र किसी भी दूसरे शासन के स्वरूप से बेहतर है। जब हम लोकतंत्र की तुलना करेंगे, लोकतंत्र सरकार की बात करेंगे, जब हम लोकतंत्र की सरकार की बात करेंगे तो उसमें विभिन्न विकल्पों में से हम चयन करेंगे। हम आदर्श लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श लोकतंत्र तो एक बहुत ही उच्च कोटि का है, वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। उस आदर्श लोकतंत्र की बात हम नहीं करते। हम लोकतंत्र उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जो चुनी हुई सरकार है, जो राज्य वाली सरकार है, जो सैन्य शासन वाली सरकार है, उनसे तुलना करते हुए हम कहते हैं कि क्या जो हमारे उपलब्ध विकल्प हैं, उन विकल्पों में से जो लोकतंत्र है किसी भी दूसरे के शासन से क्या है, बेहतर है। इसलिए कहेंगे कि लोकतंत्र ही चाहिए हमें। क्यों चाहिए? इसलिए लोकतंत्र ही चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इतनी कमियों के बावजूद भी लोकतंत्र लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देता है। क्या करता है? लोकतंत्र लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देता है और नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाता है
और जो इस अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र। इसे ही लिए ही लोकतंत्र हमें ज़रूरी है। लोकतंत्र ही क्यों का उत्तर यहाँ पे है, यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लोकतंत्र के पक्ष में मुख्य तर्क। अब बात करेंगे कि लोकतंत्र का गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है? क्या इसका गुण है कि लोकतंत्र के पक्ष में हमें तर्क दें? पहला, शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है यह। दूसरा, बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है इसमें। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका है। नागरिकों का सम्मान मिलता है इसमें। गलती सुधारने का अवसर मिलता है। नोट, ऊपर जो 3 तर्क लिखे गए हैं, ये वाला शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, बेहतर निर्णय लेने की संभावना और मतभेदों का टकराव, ये जो 3 तर्क दिए हुए हैं, यह तर्क जो है वह बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करता है ये। और चौथा लोकतंत्र जो है वह लोकतंत्र और नागरिक के रिश्तों से जुड़ा हुआ है, जो नागरिक का सम्मान की बात होती है, ठीक है? तो नागरिक के सम्मान पे ज़्यादा फोकस होता है कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस लोकतंत्र में आप रहे हो, उस लोकतंत्र में नागरिक को सम्मान है कि नहीं है। सारी चीज़ें एक तरफ है, सब चीज़ों को एक तरफ रख दो, लेकिन मेन चीज़ है कि जो नागरिक है, जो मनुष्य है, उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं। जब मनुष्य को सम्मान नहीं मिल रहा है उस लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक कंट्री में, तो उस देश को लोकतांत्रिक कहना ही बहुत बहुत बुरा है, ठीक है? कहने का बात ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? शासन की अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप। क्या कह रहा है? शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप। कैसे, क्या देखने को मिलता है? चीन में जब अकाल पड़ता है, कब अकाल पड़ता है चीन में? 1958-61 में, ठीक है? विश्व का सबसे भयानक अकाल चाइना में पड़ता है 1958 और 61 में। क्या होता है? यहाँ पे 3 करोड़ लोग मर जाते हैं। 3 करोड़ लोग मर जाते हैं चाइना में जब ये अकाल पड़ता है, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है, कौन-सी? कम्युनिस्ट पार्टी, कोई दूसरी पार्टी जीतती ही नहीं है। इनको पता है कि हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये जवाबदेही लेंगे ही नहीं। इनका मन किया तो काम किए, मन नहीं किया तो काम नहीं किए। जाओ, मर रहे हो तो मरो। कोरोना आया था, देखे थे आप, सुनने में आया होगा, वुहांग में ज़बरदस्ती मारा जा रहा था लोगों को, लाशें पे लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन चाइना क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, जवाबदेही स्वरूप है ही नहीं वहाँ पे। भारत और चीन की तुलना करें, वहीं भारत, भारत क्या है? भारत एक आर्थिक रूप से कमज़ोर है चाइना से पीछे है, उसके बावजूद भी भारत में उतने अकाल नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जवाबदेही है, यहाँ पे पक्ष है, विपक्ष है, ठीक है? यहाँ पे सब लोग बहस करते हैं, देखते हैं उस चीज़ को। तो उस स्थिति से इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सरकारी नीतियाँ। लोकतांत्रिक लाभ क्या है? भारत में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था है, विपक्षी दल हैं, स्वतंत्र मीडिया है। इन सब होने के कारण सरकार खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में यह चीज़ अनिवार्य है कि लोगों की समस्याओं पे ध्यान देना है। ध्यान देना है, नहीं देगो तो मीडिया टूटेगी, नहीं दोगे ध्यान तो विपक्ष टूटेगा। और इन सबसे बचा खुचा रहा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट तो आ ही जाता है सरकार के ऊपर। भाई कर क्या रहे हो तुम? क्या सरकार चला रहे हो? लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकार होती है लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या कहलाती है? कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होना चाहिए, ठीक है? यानी लोकतांत्रिक शासन जो है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप तय करती है। अगला, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। क्या होता है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है इसके अंदर, किसके? लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का आधार क्या है? व्यापक चर्चा और बहसें होती हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें होती हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर फैसले करने का कारण है। क्यों? ये व्यापक चर्चा करती है, बहस करती है। क्यों? किसी भी फैसले में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जब किसी भी फैसले में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं ना, तो तर्क वितर्क होता है, तो इसमें गलत होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। ये विचार दिए, ये विचार दिए, तो इन सब विचारों को निकल के जो एक लास्ट विचार आता है, तो वो सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। भले ही इसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन गैर जिम्मेदार या उग्र फैसले लेने की संभावना कम रहती है। इस प्रकार के लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्या है? मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका होता है। जैसे भारत देश है, यहाँ पे क्या है? भारत एक विविधता वाला देश है। कैसा देश है? विविधता। यहाँ पे कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग, कई समुदाय के लोग, कई भाषा बोलने वाले, कई क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती है। इन सब के टकरावों को गवर्नमेंट संभाल रही है। जब भारत देश आज़ाद करके गए अंग्रेज, बोल के गए थे कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले एक साथ। क्यों? क्यों बोले थे? कि उनको लग रहा था कि इतनी विविधता ये कैसे। लेकिन आज हमारा देश कितना 200 साल के करीब पहुँचने वाला है। 200 साल के करीब पहुँचने वाला, लेकिन आज तक हमारा देश वैसे ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, वो यहाँ पे जो मतभेद और टकराव होते हैं, उनको सँभालने का तरीका इनके पास है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ ताकत के बल पे सुझाया जाता है, जिसमें असंतोष पैदा होता है। जिसकी ताकत कम होगी उसे दबा दिया जाएगा। लेकिन भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हितों का टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको सँभालने की ज़िम्मा सरकार के पास आसानी से सँभाल लेती है।
लोकतंत्र का समाधान, लोकतंत्र इसका एक शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। यहाँ कोई अस्थायी विजेता या पराजित नहीं होता, सभी समूह क्या होते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से साथ रहते हैं और जो दोस्त देश को भारत देश एकजुट रहता है। नागरिकों का सम्मान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेन है नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा कि नागरिकों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नागरिकों को सम्मान नहीं मिल रहा तो लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। यह तर्क सरकार के कामकाज से नहीं बल्कि नागरिकों के हैसियत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से नहीं जुड़ा, ये नागरिकों के हैसियत से जुड़ा हुआ है, नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना में इसको मौलिक अधिकार को क्या कहा गया? आत्मा कहा गया है। किसको? संवैधानिक उपचार को आत्मा कहा गया। ध्यान देना है। ऐसे ही हमारे देश के जो नेता थे, हमारे जो प्रतिनिधि थे पहले, जो उन्होंने संविधान सभा लिखा था, उन्होंने ऐसे ही नहीं संविधान बना के चले गए थे। लोकतंत्र राजनीतिक सरकार के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और शिक्षित को। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। मेन बात है, किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वो शासक गलती करते हैं या लोग गलती करते हैं तो वो खुद वे इसके लिए जवाबदेह होते हैं। गलती सुधारने का अवसर, लोकतंत्र है, लोग हैं, गलतियां हो जाती हैं, सरकार से गलती हो जाती है, लोगों से गलती हो जाती है। सरकार गलती करती है तो वो जवाबदेह है, लोग गलती करते हैं तो वो जवाबदेह है, लेकिन गलती भी सुधारी जा सकती है। लोकतंत्र का तर्क ये भी है कि इसमें गलतियां सुधारी जा सकती हैं। लोकतंत्र में गलतियां होती हैं लेकिन गलतियां सुधारी जाती हैं। राजा ने गलती कर दी तो राजा गलती सुधारेगा, वो तो उसके ऊपर है। लोकतंत्र इस बात की गारंटी नहीं देता कि गलतियां नहीं होगी, लेकिन गारंटी वह देता है कि गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। इन पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है। सुधार या तरीका, या तो शासक समूह को अपना फैसला बदलना पड़ता है या तो चुनाव के माध्यम से शासक समूह को ही बदल दिया जाता है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। निष्कर्ष, लोकतंत्र हमें सब कुछ नहीं दे सकता, ना ही यह सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर और मानवीय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या होगा। अभी तो हम लोकतंत्र का सामान्य परिभाषा पढ़ रहे थे। लोकतंत्र लोगों का शासन है, एक सामान्य परिभाषा है। लोगों का शासन तो भाई हर जगह है, चुनाव हो जा रहे हैं वहाँ भी लोगों का शासन है? नहीं है, सरकार बनते ही जनता को परेशान कर रही है। तो लोकतंत्र के बेहतर रूप में क्या शामिल होगा, तो इसमें हम देखेंगे शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र, लोकतांत्रिक फैसलों का व्यापक सिद्धांत, न्यूनतम लोकतंत्र बनाम आदर्श लोकतंत्र और लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी। शासन के रूप में एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र, सीमित समझ। अध्याय के शुरुआत में हमने देखा कि लोकतंत्र को केवल सरकार चलाने के एक तरीके के रूप में देखा गया था। न्यूनतम विशेषताओं की बात करें तो यह हमें उन गुणों की पहचान कराती है जो एक देश को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए जरूरी है। प्रतिनिधित्व का महत्व, आधुनिक युग में जनसंख्या इतनी अधिक है कि प्रत्यक्ष रूप से सबको साथ बैठकर फैसला लेना संभव नहीं है। कौशल और समय का अभाव, अगर संभव हो भी तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या आवश्यक कौशल नहीं होता, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का व्यापक सिद्धांत, लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है, यह एक निर्णय लेने की पद्धति है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे परिवार में हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। मेरा विचार का भी उतना महत्व है जितना पिताजी का, यह एक लोकतांत्रिक परिवार है। कक्षा में मुझे वे शिक्षक पसंद हैं जो छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त देते हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता है। संगठन पार्टी में यदि एक ही नेता और उसका परिवार सारे फैसले ले तो यह लोकतांत्रिक नहीं कहला सकता। मुख्य बिंदु, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श और उनकी स्वीकृति। इसे कम शक्तिशाली व्यक्ति की बात का भी उतना वजन होता है जितना किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। न्यूनतम लोकतंत्र बनाम आदर्श लोकतंत्र, न्यूनतम लोकतंत्र का मतलब क्या होगा, वह केवल न्यूनतम शर्तों को पूरा कर सकते हैं। जो अभी हमने वर्तमान में हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं वह केवल न्यूनतम लोकतंत्रों को ही पूरा कर सकते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र की कल्पना निम्नलिखित है। कैसे? वास्तविक लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र तब आएगा जब देश का कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। समान भूमिका, केवल वोट देने का अधिकार काफ़ी नहीं है, हर नागरिक को निर्णय लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। संसाधन, इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा और संसाधनों की पक्की निष्ठा होनी चाहिए। लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी, नागरिकों की भूमिका, लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी। यह खंड सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाएं जैसे राजशाही और तानाशाही से क्यों अलग है। सक्रिय भागीदारी, राजशाही या तानाशाही में नागरिकों को राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं होती। असल में वे चाहते हैं कि लोग हिस्सा न लें। नागरिकों का कामकाज, लोकतंत्र पूरी तरह नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। देश का भविष्य केवल शासकों के कामकाज पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम नागरिक के तौर पर क्या करते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और अगर नागरिक जागरूक ना हो तो यही उसकी कमजोरी बन सकती है।
अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे क्या, लगभग 1 घंटे की वीडियो हमारी हो चुकी है, ठीक है। विशेषता के बारे में बात करेंगे, इसमें निर्णय की प्रक्रिया होगी, क्षेत्र होंगे और लक्ष्य होंगे, और किसमें सीमित लोकतंत्र जो सरकार है और व्यापक आदर्श लोकतंत्र जो जीवन से जुड़ा हुआ है। सीमित लोकतंत्र जो सरकार, इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया जाता है। व्यापक आदर्श लोकतंत्र की बात करें तो इसमें प्रभावित होने वाले सभी की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। क्षेत्र की बात करें तो इसमें केवल राजनीतिक शासन का क्षेत्र है, और व्यापक और आदर्श लोकतंत्र में इसमें परिवार आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा और हर संगठन आ जाएगा। इसे हम व्यापक लोकतंत्र कहेंगे, बृहत लोकतंत्र। लक्ष्य की बात करें तो सीमित लोकतंत्र में निष्पक्ष और चुनाव और वोट आएंगे। व्यापक लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र में भूखमरी का अंत होगा, शिक्षा और सूचना की समानता होगी, सभी चीज़ों की समानता यहाँ पे देखने को मिलेगी, तब हम उसे आदर्श लोकतंत्र और व्यापक लोकतंत्र कहेंगे। तो यह हमारा वीडियो था, कॉन्सेप्ट के साथ था पूरा। मैं बताऊंगा, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लिए ना, तो रियली बता रहा हूँ कि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आप तो आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।